is shown by alkane and cycloalkane almost free rotation due to almost free rotation about C single bond C. ऐसे लिखना। अगला पॉइंट लिखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, infinite number of arrangements of atoms or group of atoms, infinite number of arrangement of atoms or group of atoms in space are obtained। इनफाइनाइट नंबर, अब जैसे ये वाला केस देखिए, ये चाबी यहां से निकल सकती है, ठीक है। अब पहला केस देखिए, मैंने इतना सा किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अगर आप जी एक एक 0.11 डिग्री भी सोचे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो वो कह रहा है कि सी और सी में सिंगल बॉन्ड है। ध्यान दे, बाय कीपिंग वन कार्बन कांस्टेंट रोटेट रेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग सी सिंगल बॉन्ड सी। जैसे सपोज करो ये पहला सी है, ये दूसरा सी है, तो इस सी को फिक्स रखा, इस सी पर जो भी ग्रुप लगे हुए, इस सी पर जो भी ग्रुप लगे हुए, ये सिंगल बॉन्ड है, इसको पकड़ के रखो और इसके अलोंग इसको घुमाते जाओ। अब तुमने घुमाना चालू किया, 1 डिग्री घुमाया, 2 डिग्री घुमाया, 3 डिग्री घुमाया, 3.1 डिग्री घुमाया, 4.6 डिग्री घुमाया, तो तुम्हारे कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, इसलिए इनफाइनाइट लिखा हुआ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर पॉसिबल वर obtained on rotating rotating the molecule along C single bond C keeping one carbon constant। पूरे को नहीं घुमा रहे, एक को घुमा रहे और एक को स्टेबल रख रहे, समझ रहे। कीपिंग वन कार्बन कांस्टेंट by rotating the molecule along CC bond keeping one carbon constant। all arrangements are called conformers or rotamers। ठीक है। पर क्या सच में ये बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं मतलब डिमांड है इसकी। जैसे सपोज करो इथेन बना हुआ था, आप में से कितने बच्चों ने भी बॉन्डिंग का रिवीजन किया और आपने पढ़ा कि हर मॉलिक्यूल का एक डेफिनेट शेप होता है। क्या रीजन पढ़ा इसका? Why each molecule has definite shape? जो जो भी एटम्स होते हैं वो फाइनली सारे रिपल्शन और अट्रैक्शन को ओवरकम करके जिस फाइनल स्टेज पहुंचते हैं वो उसका फिक्स्ड। क्योंकि एक ही ऐसा 3D अरेंजमेंट होता है जहां रिपल्शन मिनिमम होते हैं, है ना। रिपल्शन मिनिमम, आप याद करिए अपन ने क्या बात की थी, जहां पर धक्का मुक्की मिनिमम है उस जगह पर आकर चीज रुकती है। तो वाई ईच मॉलिक्यूल हैज अ डेफिनेट शेप? बिकॉज इन 3D देयर इज ओनली वन सिचुएशन व्हेन द रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड्स इज। तो क्या मानते हैं कि इथेन उसी हिसाब से बना हुआ तैयार था? सारे एंगल कितने थे? 109 डिग्री 28 मिनट्स के बने हुए रेडी थे सारे एंगल। तो उसको घुमाना एकदम इतना फ्री तो नहीं हो सकता, वो भी चीज अपने हिसाब से बनी थी, रूल्स के हिसाब से बनी थी। तो जब आप इस कार्बन को स्टेबल करके इसके अलोंग इसे घुमाना चालू करोगे, तो जब आप इसे घुमाओगे तो सीसी के इलेक्ट्रॉन्स और सीएच के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थोड़ा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपने वहां रख रखा है जहां रिपल्शन मिनिमम है। आपने दो बच्चों को वहां सेट कर रखा है, घर में लड़ाई करने वाले दो बच्चे हैं जहां उनका रिपल्शन मिनिमम है। अब आप थोड़ा भी छेड़ोगे तो फिर उनके बीच का धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा बढ़ना तय है ना, क्योंकि आपने उन्हें रखा ही वहां था जहां पर लड़ाई मिनिमम थी। तो वो कह रहे हैं कि जब आप इसको हिलाना चालू करोगे
तो सी और सी के इलेक्ट्रॉन और सी और एच के इलेक्ट्रॉन कुछ तो रिपल्शन देंगे, मतलब सिस्टम कम एनर्जी की तरफ जा रहा है या ज्यादा की तरफ? कम की तरफ तो ऑलरेडी होता है। मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी, ये सिस्टम की आइडेंटिटी होती है। अब आप वो सिस्टम अपना खो रहा है क्योंकि बनी बनाई चीज को आपने घुमाना चालू कर दिया। तो अब आपने घुमाया तो ये वाले रिपल्शन और ये वाले रिपल्शन पिक्चर में आ गए। इनको ओवरकम करने के लिए 1 से 20 किलो जूल तक एनर्जी का खर्चा लगता है। 1 से 20 किलो जूल एनर्जी अगर आप दोगे तो ये जो धक्का मुक्की है इसको ओवरकम किया जा सकता है। और ऐसा बोलते हैं कि ये एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पे ही अवेलेबल हो जाती है। रूम टेम्परेचर पर जो मॉलिक्यूल की कोलिजन्स होती हैं उन सबसे इतनी एनर्जी वो गेन कर लेते हैं। इसलिए रूम टेम्परेचर पर ही इथेन अपने कॉन्फॉर्मर में बदलता रहता है। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द कॉन्फॉर्मर्स। मतलब बीकर में अगर इथेन है तो वो पहला फॉर्म दूसरे में बदल रहा है, दूसरा तीसरे में, क्योंकि खर्चा कितना है? 1 से 20 किलो जूल का। और वो खर्चा आराम से रूम टेम्परेचर पर निकल जाता है, मतलब मैं नहीं दे रही हूँ तो भी ऑटोमेटिकली काम हो। आप समझ रहे हैं, किसी चीज का टूटना रूम टेम्परेचर पर ही हो रहा है तो फिर उसको कोई कैसे कोई रोक सकता है? रूम टेम्परेचर पे तो रखोगे ही ना किसी भी सैंपल को, चाहे अस्पताल में पड़ा हुआ है चाहे केमिस्ट्री लैब में पड़ा हुआ है, रूम टेम्परेचर पर ही है। इसलिए कहते हैं कि इथेन के कन्फॉर्मर्स को सेपरेट करना बहुत, क्योंकि एक दूसरे में बदलता है दूसरा पहले में बदलता है। समझ आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, लिखिए। इट इज नॉट अ कंप्लीटली फ्री रोटेशन। एकदम इतना इजी भी नहीं है। लेकिन फिर वापस क्या बोलना पड़ा कि सच में इजी है क्योंकि जो खर्चा है वो बहुत ही कम है। आ रही बात समझ में? किसी चीज का खर्चा कम हो तो आराम से हो जाएगी ना वो चीज। इट इज नॉट अ कंप्लीटली फ्री रोटेशन, कॉमा सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड 1 to 20 किलो जूल पर मोल, some energy is required that is 1 to 20 किलो जूल पर मोल। किस लिए चाहिए आपको एनर्जी ये? फॉर कॉजिंग रोटेशन, ताकि रोटेट कर सके। तो रोटेट तो हो जाना चाहिए था ना, दिक्कत क्या थी? तो फिर लिखना है टू कंपनसेट। बोलो किसको कंपनसेट करना है? फॉर कॉजिंग रोटेशन, टू कंपनसेट द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ repulsion between electron cloud of Cc and CH bond। बोलो जीविका, घूमने से कौन मूव करेगा? Cc के अलोंग घुमाना है CH को। तो अभी Cc और CH कहाँ बैठे हैं? मैक्सिमम दूरी पे। रिपल्शन क्या है? अब आपने 1 डिग्री क्यों घुमाया? तो आपने 1 डिग्री तो उसको ज्यादा रिपल्शन की कंडीशन में लाके खड़ा कर दिया, तो आपको धक्का मुक्की होगी नहीं होगी उसको? बैरियर के लिए 1 से 20 जूल एनर्जी चाहिए। समझ आई बात अच्छे से? समझ। आगे लिखिए, बट फिर वापस नई प्रॉब्लम। दिस एनर्जी कैन बी अचीव्ड एट रूम टेम्परेचर बाय कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल। आप उसी टक्कर से ही वो इतना तो बना लेते हैं एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी अचीव्ड एट रूम टेम्परेचर बाय कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल। सो at room temperature, conformers interconvert into each other. So all conformers convert into each other. And it is very difficult, and it is very difficult to separate the conformers.
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द कॉन्फॉर्मर। एक लेके मैं बैठी बीकर में, वो दूसरे में बदल गया, दूसरा लेके बैठी वो पहले में बदल गया। बदलते रहते हैं क्योंकि बैरियर बहुत छोटा है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द कॉन्फॉर्मर। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द कॉन्फॉर्मर्स? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर द रोटेशन, टू कंपनसेट द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन सीसी एंड CH bond is just 1 to 20 kilojoule per mole, which can be achieved at room temperature by collision of molecules. So they interconvert into each other, so it is very difficult to separate them. But amount of all conformer is not equal. समझ रहे? इनफाइनाइट आपने बोले ना, सबका अमाउंट बराबर नहीं होगा। किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। कॉन्फॉर्मर ढेरों है, उनमें भी तो स्टेबिलिटी का चक्कर चलेगा ना। बट अमाउंट ऑफ ऑल कॉन्फॉर्मर्स इज नॉट सेम। द वन विच इज मोर स्टेबल फॉर्म्स मेजर अमाउंट। ठीक है, लिखिए वी विल स्टडी कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। हमारे कोर्स में यही है। कहाँ मिलेगा ये टॉपिक बुक में आपको? एल्केन में। मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ? आइसोमर्स में। कॉन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला लिखिए, C2H6। There are 1 cc single bond and 6 CH bonds। चेक कर लो सही क्या? 1 cc है और 6 CH bonds है। Keep one carbon constant rotate rest part along CC bond। Keeping one carbon constant, rotate the rest part along CC bond, which gives infinite number of conformers। उससे infinite number of conformers मिलेंगे, which gives infinite number of conformers। In this, we consider relative position of three hydrogen attached to one carbon with respect to other three hydrogen of constant carbon। क्या देखना पड़ता है? We consider relative position किसकी? Of three hydrogen attached to one carbon with respect to other three hydrogen of constant carbon। एक कार्बन को आपने कांस्टेंट कर रखा है ना, उसके 3H, और दूसरा जो घुमा रहे उसके 3H की relative positions चेक करनी पड़ती है। Two extreme cases are called staggered form और eclipsed form। Two extreme cases, eclipsed और staggered।
व्हाट इज स्टैगर्ड? स्टैगर्ड को हमने याद कर रखा है स्कैटर्ड से। स्कैटर क्या होता है? मतलब एक कार्बन की 3 H और दूसरे कार्बन की 3 H जितना मैक्सिमम दूर हो सकते हैं उतना दूर है स्टैगर्ड। क्या कहा? हाइड्रोजन्स ऑफ वन कार्बन आर as far as possible with respect to hydrogen of other carbon। जितना दूर मैक्सिमम हो सकते हैं उतना दूर। मैक्सिमम दूरी क्या होती है बताओ, मुझे बताओ। अगर ये हाथ ऐसे है तो इसके लिए इस हाथ की मैक्सिमम दूरी क्या है? यू। सही है ना? अब ये हाथ यूं भी हो सकता है, 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 यूं। और फिर यूं कर दूं तो फिर पास आ गया उधर से। बोलो। पूरा 360 है ना अपना। मतलब इस हाथ के लिए ये मैक्सिमम दूरी है। अगर इस हाथ की बात करें, आयुष, इस हाथ की बात करूं मैं, तो इसके लिए मैक्सिमम दूरी कौन सी है? ये वाली। ये पास है क्या? ये पास है क्या? ये भी पास है क्या? उधर से। ऐसे ये स्टैगर्ड है। और एक्लिप्स क्या है? एक हाथ इधर है तो दूसरा हाथ यूं है। ये 0 डिग्री का एंगल। ये मैक्सिमम क्लोज है। इससे क्लोज हो ही नहीं सकता, एंगल ही 0 कर दिया। और ये मैक्सिमम दूरी हो। तो मैं और बीच के हजारों कंफर्मेशन हो गए, बताओ, यूं यूं यूं। तो ये बीच वाले सारे कहलाते हैं स्क्यू और गॉच। और ये दो एक्सट्रीम है, मैक्सिमम दूर, मिनिमम दूर। मिनिमम दूर एक के पीछे एक, एक्लिप्स्ड। तो ज्योग्राफी में पढ़ा एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स किसको कहते हैं? एक के पीछे एक। तो पहले सी का हाइड्रोजन और दूसरे सी का हाइड्रोजन एक के पीछे एक आके खड़ा हो गया। घुमाते 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 एक के पीछे एक आके खड़ा हो गया। कितना एंगल हो गया? 0 डिग्री। वो है एक्लिप्स। और स्टैगर्ड में घुमाते घुमाते मैक्सिमम दूर आ गया। और जब बीच में घुमा रहे थे तो बीच की फॉर्म का नाम क्या है? स्क्यू और गॉच फॉर्म। हाइड्रोजन ऑफ वन कार्बन आर एज फार एज पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ऑफ अदर कार्बन, and hydrogen of one carbon are as near as possible with the hydrogen of the other carbon। है ना? और तुरंत यहाँ बीच में लिख देना, all intermediate conformers are called skew form or gauge form। skew, SKEW, और gauge। क्या है? बीच के सारे फॉर्म्स का नाम क्या है? स्क्यू फॉर्म और गॉच फॉर्म। ठीक है, पक्का आ रहा है समझ में? अब एक और वर्ड नोट करिए, टॉर्शनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? खिंचाव। क्या खिंचाव है इस सारे प्रोसेस में? वही 1 से 20 किलो जूल का। 1 से 20 किलो जूल का बैरियर आ रहा है, नहीं आ रहा है ये सब होने में, उसी का नाम टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन वो बैरियर एनर्जी का जो ये काम नहीं होने दे रहा है, लेकिन अपने आप वो रूम टेम्परेचर पे कर ले। मतलब ना, जैसे अपन किसी बच्चे को क्या ये करके दिखाओ, ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन उसने उसके साथियों ने या कैसे भी सराउंडिंग से उसने उसको अचीव करके कर लिया।
पर हम तो बैरियर की बात करेंगे ना, वो अलग बात है कि उसने उसको अचीव कर लिया। उस बैरियर का नाम ही क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेन। तो लिखिए, इट इज द फ्री रोटेशन। टॉर्शनल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखिए, द फ्री रोटेशन अराउंड सी सिंगल बॉन्ड सी is hindered by the free rotation along C single bond C is hindered by, रोका जा रहा है, a small energy barrier, a small energy barrier of 1 to 20 kilojoule per mole। फ्री रोटेशन कहाँ पे? along C single bond C is hindered by स्मॉल एनर्जी बैरियर, कितना? 1 to 20 किलो जूल पर मोल। क्यों है ये बैरियर? ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरैक्शन, ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड्स, वीक रिपल्सिव इंटरैक्शन बिटवीन एडजेसेंट बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड? सीसी और सीएच। बताया था ना अभी अभी। सीसी के इलेक्ट्रॉन और सीएच के इलेक्ट्रॉन कैसे बिठाए थे मैंने? मैक्सिमम दूरी पे, ताकि दूरी ज्यादा रहे तो रिपल्शन, हाँ, स्टेबिलिटी अच्छी खासी रहे। इस हिसाब से मैंने उनकी व्यवस्था की थी, और मैंने कार्बन को फिक्स करके घुमाना चालू कर दिया। घुमाना चालू कर दिया तो मैंने उनका डिस्टर्ब कर दिया, सारा सेटअप डिस्टर्ब कर दिया, तो सीसी और सीएच में क्या चालू हो गया? तो वो मना करेगा। पर अगर आपको करना है तो 1 से 20 एनर्जी प्रोवाइड कर दो, तो फिर भी काम हो जाएगा। गलत काम हो जाता है ना, कुछ एफर्ट लगाओ तो वही वाली चीज होगी। गलत काम हो रहा है, एक दिन अपनी स्टेबल जगह बैठो, आप क्यों छेड़ रहे हो? एक कार्बन को फिक्स करके घुमा रहे हो, तो आप उसकी स्टेबिलिटी को खत्म कर रहे हो, तो वो होने देगा क्या? वो मना करेगा, रेजिस्टेंस आएगा उसकी तरफ से, रिपल्शन बढ़ना चालू हो जाएंगे, लेकिन वो फिर भी होने देगा अगर आप 1 से 20 एनर्जी सप्लाई कर दो। लिखिए, सच अ टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। सच अ टाइप ऑफ repulsive interaction is called torsional strain. Its magnitude depends on angle of rotation about CC bond. सही है? टॉर्शनल स्ट्रेन किस पर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड। क्या मानते हैं आप? ज्यादा घुमा दोगे तो ज्यादा पास आ जाएंगे, तो धक्का मुक्की और ज्यादा। बोलो, एक तुमने 1 डिग्री घुमाया, एक तुमने 10 डिग्री घुमाया, कितना घुमा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। द एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन, सॉरी, द टॉर्शनल स्ट्रेन डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड बाय विच द सीसी बॉन्ड इज रोटेटेड। मैंने ऐसे बोला, एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट सीसी बॉन्ड। समझ रहे? दिस इज कॉल्ड, दिस एंगल इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल। दो नाम है, डाइहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल। कौन सा एंगल है ये जिससे आप घुमा रहे हो? एक सी को फिक्स रखते हुए रिमेनिंग को घुमा रहे हो, उस एंगल का नाम क्या है? सब बोलो, डाइहेड्रल एंगल। और जिस एंगल से आप घुमा रहे हो उसका नाम क्या है? हाँ, और उस एंगल से डिसाइड होगा स्ट्रेन कितना है। जितना एंगल बढ़ेगा उतना प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी, उतना दिक्कत आएगी। बताओ, स्टैगर्ड स्टेबल होगा या एक्लिप्स्ड? एक सी के एच और दूसरे सी के एच मैक्सिमम दूरी पर है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम दूरी पे, तो धक्का मुक्की कम, तो ये स्टेबल ज्यादा है। तो इसमें स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन रिपल्शन का नाम है, देखो आपने लास्ट में लिखा है, इस रिपल्सिव इंटरेक्शन का नाम स्ट्रेन है। तो नीचे लिखिए, स्टैगर्ड फॉर्म इज हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म बिकॉज
in staggered repulsive interactions are minimum. In staggered repulsive interactions are minimum because electron clouds of किसके, बोलो प्रियांशी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ सी एच बॉन्ड, एक सी के तीन एच और दूसरे सी के तीन एच, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सी एच बॉन्ड्स आर एज फार एज पॉसिबल स्टैगर्ड, याद है ना, जितना मैक्सिमम दूरी हो सकती है वो दूरी ले ली उन्होंने. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सी एच बॉन्ड्स आर एज फार एज पॉसिबल, तो रिपल्शन क्या हो गया, लिखवा दिया वो मैंने पहले ही, मीन्स टॉर्शनल स्ट्रेन इज मिनिमम. उस रिपल्शन का नाम ही तो टॉर्शनल स्ट्रेन था. means torsional strain is minimum, so stability is maximum. Stability is maximum. अगला पैराग्राफ एक्लिप्स का बना लो, उल्टा करके लिख दो. बारिश, मैम आज का था, मैम आज का था बारिश. लिख लिया एक्लिप्स का उल्टा. एक्लिप्स जो फॉर्म इज लीस्ट स्टेबल, लेस मत लिखना, लीस्ट. आवाज जाता है. वो भी कर. लिख लिया दोनों का स्क्यू फॉर्म, सारे टर्म समझ में आए नहीं आए. स्क्यू वर्ड समझ आया, स्क्यू का दूसरा नाम क्या है बोलो सब, बीच वाले जितने भी बनेंगे. एक्सट्रीम कौन कौन है, स्टैगर्ड में एक के एच और दूसरे के एच मैक्सिमम दूर, एक्लिप्स्ड में एक के एच और दूसरे के एच एज क्लोज एज पॉसिबल, 0 डिग्री का उनमें एंगल लगेगा ना. स्ट्रेन किसका नाम है, रिपल्शन का नाम, और जितने एंगल से घुमा रहे हो उसका नाम है डाइहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल. ये क्लियर है सबको. अब लिखिए, देयर आर टू मेथड्स टू प्रेजेंट there are two methods to present eclipsed and staggered form. There are two methods to present
एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड फॉर्म, है ना। उसमें पहला लिखिए सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो किसके बनाने हैं तुम्हें, इथेन के। इथेन क्या है, CH3 बॉन्ड CH3। अब सीखो, पहले बनाना सीखो स्टैगर्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड को स्ट्रेट लाइन से शो करना है जो टिल्ट रहेगी। सोहर्स का मेथड, सीसी बॉन्ड है, सी और सी में बॉन्ड है ना, सीसी बॉन्ड को किससे शो करना है, एक स्ट्रेट लाइन से। ये यूं भी बन सकती है, जरूरी नहीं है कि अपर पार्ट राइट में ही टिल्ट हो, अपर पार्ट लेफ्ट में भी टिल्ट हो सकता है। स्ट्रेट लाइन वर्ड बोल रही हूँ इसलिए मैं, ठीक है। लोअर कार्बन फ्रंट कार्बन को बताता है, मतलब आपको इथेन को ऐसे व्यू करना है। पहला कार्बन, ये पहला कार्बन, ये पीछे दूसरा कार्बन, तो फ्रंट कार्बन यहां है और जो बैक कार्बन है वो यहाँ है। बैक कार्बन का दूसरा नाम है रेयर कार्बन, पीछे वाला, रेयर ग्लास कहते हैं। अब इसी पे भी कितने एच है, और इस पे भी स्टैगर्ड बनाना है। इसका पहला एच यहां बनाया तो इसका उल्टा यहां हो गया। बोलो, अभी हाथ करके दिखाई देना आपको, अपोजिट बिल्कुल, एक उधर तो एक उधर। 180 डिग्री का एंगल मैक्सिमम दूरी है या नहीं, चेक कर लो। इसका दूसरा हाइड्रोजन आपने इधर दिखाया, इधर, तो इसका कहाँ जाएगा, बोलो, इधर। एक तो ये वाला हटा देती हूँ, ये लिख लेंगे अपन, इससे क्या एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई है। 3 हाइड्रोजन इस पे है, ये सी है, लिखते नहीं है इनमें, अलाउ नहीं होता है, लाइनों में ही काम चलता है। ये सी है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 3। या तो एक काम करो, ये बना देती हूँ पहले, 120 डिग्री के एंगल पे बनाने का इन्होंने बोला। प्रोजेक्शन फॉर्मूले 120 डिग्री के एंगल पे 3 एच बन गए। अब इसको स्टैगर्ड के हिसाब से सेट करा, ये यहाँ, तो इसका यहाँ क्या मानते हैं, इसका उल्टा ट्राइंगल बना दो तो मैक्सिमम दूरी है। बोलो, किसी का ट्राइंगल ऐसा हो और अगले का ट्राइंगल अगर आप रिवर्स बना दो तो ये मैक्सिमम दूरी है या नहीं है। इसके लिए ये मैक्सिमम है, इसके लिए ये मैक्सिमम है, और इसके लिए ये मैक्सिमम। उल्टा ट्राइंगल बना दो, ये कौन सा वर्जन हो गया, हाँ, और अगर आप एच बनाना चाहो तो लिख दो, पर सी तो भूल के भी मत लिखो। अब कौन बताएगा एक्लिप्स कैसे बनाओ, आ गया ना, तो क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, इसके 3 एच ऐसे, 1 2 3, तो उसके भी सेम एंगल पे, तो ये इसका 1, ये इसका 2, ये थोड़ा टिल्ट अलग रखना, मतलब उस लाइन में नहीं मिलेगा, और ये एक्लिप्स 2, 0 डिग्री एंगल हो गया ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, लिखिए इन दिस नंबर 1, molecule is viewed along the molecular axis. Molecule is viewed along the molecular axis. Number 2, CC bond is drawn as long straight line. CC bond is drawn as long straight line. Upper end of the line तीसरा पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, तीसरा पॉइंट, अपर एंड ऑफ द लाइन
is tilted. Upper end of the line is slightly tilted towards left or right. अगला पॉइंट, फ्रंट कार्बन इज शोन एट द लोअर एंड ऑफ द लाइन. Front carbon is shown at lower end of the line and rear carbon is at upper end. ये सब पढ़ा आप लोगों ने स्कूल में? आप लोग की ऑर्गेनिक हो गई ना, कॉन्फॉर्मर्स वगैरह ये सब पढ़ाए होंगे ना, या नहीं पढ़ाए? नहीं पढ़ाए ये सब? कोर्स तो पूरा ही है ना ऑर्गेनिक में तो. उसके बाद लिखिए, each carbon has 3 lines attached at 120-degree angle. Each carbon has 3 lines attached to it at 120-degree angle corresponding to 3H. बस ड्रॉ करो. ठीक है, लास्ट लिखिए न्यूमैन्स प्रोजेक्शन. ये आपका आइसोमेरिज्म टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट. अब आपको मेहनत करनी है. नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और बेसिक जितना पढ़ाया ना उसका एक टेस्ट मंडे को. कल तो आप खुद ही रहे हो. अच्छा, आपने 2 में स्प्लिट कराया था ना, अब आप किस किस का दोगे? मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक हार्मो. इक्विलिब्रियम की तो एक क्लास में नहीं हूँ मैं. इक्विलिब्रियम तो मैं तभी लूंगी पहले मैं एक क्लास लूंगी. टफ वाले में हमारी कल कराना सिखाना है. एग्जाम कब से है आपके? मैथ 9 से प्रैक्टिकल से. और अभी तो थ्योरी तो लेट है. हाँ, थ्योरी मैम 16 से 16 मैम हमारे 12 से. थ्योरी अगर 10 तक तो आ जाओगी ना. प्रैक्टिकल में तो आने में कोई दिक्कत ही नहीं है ना. अच्छे से कर लो. फिर वही है कि फटाफट कराने के चक्कर में अच्छा नहीं होगा. अभी एक एक चीज समझ आ रही है. देखो एक एक चीज, अब यही मैं आपको प्रिंटेड भी, जल्दबाजी करनी है तो प्रिंटेड पकड़ा दूं, 10 मिनट में समझा दूं. लेकिन आप हाथ से लिख रहे हो, बना रहे हो, तो आपको सब चीज समझ आ रही है. तो अच्छे से चलने दो. पढ़ने के लिए आप आओ और हमसे क्या दिक्कत है. देखो, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन है ना. अब न्यूमैन्स में क्या करना है? पहला पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूल इज व्यूड एट द सीसी बॉन्ड हेड ऑन. ये मेन लाइन है. मॉलिक्यूल इज व्यूड. कृतिका क्या लिखा, कैसे देखना है?